नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग सत्य के प्रयोग गांधी जी की जो आत्मकथा है उसे पढ़ रहे थे। अब तक हम लोग इस चैप्टर के जो 5 शीर्षक हैं उसमें से 3 शीर्षक जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला जो शीर्षक था बच्चों सभ्य पोशाक में, वो हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। सेकंड जो था जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बलवान से भिड़ंत, दक्षिण अफ्रीका में अंदर गांधी जी ने किस तरह से गोरे जो सरकार थी उससे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। और तीसरा जो पॉइंट था वो हम लोगों ने पढ़ा आत्मिक शिक्षा। ठीक है, तो वहाँ पर एक शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल फिनिश हो जाए और इसके अंत में जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा दूँ। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अब 2 शीर्षक बचे हुए हैं। एक जो शीर्षक का नाम है शांति निकेतन और एक है खादी का जन्म। ये जो 2 टाइटल हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार निवेदन करता हूं कि आप लोग अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आपने अब तक, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि मैंने शुरू से ही आप लोगों को बहुत डिटेल में गांधी जी के परिचय से लेकर के और इस पाठ के परिचय तक की बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में बाकी बचे हुए 2 शीर्षकों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो चौथे नंबर का शीर्षक है बच्चों, जिसका नाम है शांति निकेतन। क्या नाम है? शांति निकेतन। अब ये जो शांति निकेतन है ये क्या है? एक आश्रम का नाम है। शांति निकेतन जो है एक आश्रम का नाम है। और ये आश्रम कहाँ है? भारत में है। गांधी जी कहते हैं कि जब मैं राजकोट से शांति निकेतन में गया, राजकोट से कहाँ गया था? शांति निकेतन में गया, तो वहाँ पर सबसे पहली जो मेरी मुलाकात हुई थी वो किसके साथ हुई थी? काका साहब कालेलकर के साथ में हुई थी। वापिस सुन लीजिए बच्चों, गांधी जी ये जो शांति निकेतन शीर्षक है यहाँ पर वो शिक्षा क्या देना चाहते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें क्या प्रेरणा मिली है, जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो 5 जो टाइटल हैं, 5 जो शीर्षक हैं, उनमें क्या क्या संदेश या प्रेरणा दी गई है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसमें उसने क्या समझाने की कोशिश की गई ये भी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि गांधी जी ये आत्मकथा लिख रहे हैं, अपने जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, जो अनुभव प्राप्त करा है, उन चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने वर्णित किया है। तो शांति निकेतन के अंदर बात करते हैं तो गांधी जी की सबसे पहली मुलाकात किसके साथ में हुई थी? तो आपको बताना है कि गांधी जी जब शांति निकेतन आश्रम में गए थे तो वहाँ उनकी सबसे पहली मुलाकात काका साहब कालेलकर के साथ में हुई थी। किसके साथ हुई थी? काका साहब कालेलकर के साथ। किसके साथ हुई थी? काका साहब कालेलकर के साथ में इनकी पहली मुलाकात हुई थी। काका साहब कालेलकर के साथ गांधी जी की पहली मुलाकात। ठीक है, अब इस शॉर्ट तरीके समरी टाइप में अपन सीख रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो कालेलकर हैं उसे काका क्यों कहा जाता है? जो कालेलकर हैं उसे काका क्यों कहा जाता है? तो आपने बताना है कि केशव राव देश पांडे। कौन है? केशव राव देश पांडे। यहां लिख देता हूं, केशव राव देश पांडे। ये केशव राव देश पांडे कौन है? जब गांधी जी इंग्लैंड में वकालत कर रहे थे तो ये उनके समकालीन हैं। समकालीन मतलब उनके समय के हैं ये केशव राव देश पांडे। तो ये जो केशव राव देश पांडे हैं इनका एक विद्यालय था। क्या नाम था उसका? गंगनाथ विद्यालय। विद्यालय का नाम क्या था? गंगनाथ विद्यालय था। उस गंगनाथ विद्यालय के अंदर जो काम करने वाले जितने भी शिक्षक थे उनके साथ में वो एक पारिवारिक संबंध स्थापित करना चाहता था और इसी क्रम में वहाँ सबके नाम रखे गए। इसी क्रम में जो कालेलकर साहब है उनको क्या नाम मिला था? काका नाम मिला था। ठीक है, तो यहाँ शांति निकेतन के अंदर इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो गांधी जी ने यहाँ सभी लोग जो हैं अलग अलग एरिया से आए हुए थे, तो यहाँ जो शिक्षक और विद्यार्थी रहते थे तो उनके सामने इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम सब
अपना जो भोजन है किसी वैतनिक रसोइये से बनवाने की अपेक्षा हम स्वयं अपना भोजन खुद बनाएं। इसके लिए सभी शिक्षक तैयार हो गए हों या सभी विद्यार्थी तैयार हो गए हों, ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी गांधी जी की बातें मानी वो सब इस काम में जुट गए। ठीक है ना। तो वहाँ पर ये जो शीर्षक है इसमें शिक्षा क्या देने की कोशिश की गई है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो परंपरा है, जिसमें स्वावलंबन की, एक दूसरे का सहयोग करने की जो भावना रहती है, उसे यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम लोग स्वावलंबी बन जाएंगे या एक दूसरे के कार्य में सहयोग करेंगे तो हम लोग और लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक सुदृढ़ बन जाते हैं। तो यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है। और जब ये शांति निकेतन में रहते थे तभी गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु का पूना से समाचार पत्र मिला और उन्हें बीच में यहाँ से जाना पड़ा। ठीक है ना। इतना सा ये शीर्षक है, ज़्यादा नहीं है, इसको रीड करते जाएंगे, इसकी जो महत्वपूर्ण बातें आती जाएंगी मैं आपको बोर्ड पर लिखता जाऊंगा। आपका काम रहेगा कि उसे रजिस्टर में समरी टाइप में लिखते चलेंगे जैसा कि आप लिख रहे हो अभी इस समय। ठीक है, ताकि आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे तो उस समय ये समरी आप लोगों के काम आएगी। ठीक है, तो अब देखिए अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, जो मैं रीड कर रहा हूँ जैसा मैं बता रहा हूँ उसे आप नोट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखिए शांति निकेतन जो शीर्षक है उसे आप निकाल लीजिए। राजकोट से मैं शांति निकेतन गया, यानी कि गांधी जी कहते हैं कि मैं राजकोट से कहाँ पहुँच गया, शांति निकेतन गया। वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। मतलब शांति निकेतन में जो भी अध्यापक रहते थे, जो भी विद्यार्थी रहते थे, उन्होंने बड़ा स्वागत किया, प्रेम बरसाया। स्वागत की जो विधि थी उसमें सादगी थी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से उनका स्वागत किया। वहाँ मैं काका साहब कालेलकर से पहल मिला, यानी कि वहाँ सबसे पहले मैं किससे मिला, काका साहब कालेलकर से मिला। कालेलकर को काका साहब क्यों कहते हैं ये मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केशवराव देशपांडे जो कि विलायत में मेरे समकालीन थे, जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा सा परिचय हो गया था, उनका बड़ौदा राज्य में, यानी कि कौन सा राज्य है बच्चों, यहाँ पर ये लिख देता हूँ, बड़ौदा जो राज्य है उस बड़ौदा राज्य में गंगनाथ नामक क्या था, विद्यालय, गंगनाथ विद्यालय चलाते थे। ठीक है ना। केशवराव देशपांडे बड़ौदा राज्य में गंगनाथ नामक जो है विद्यालय चलाते थे। उनकी अनेक भावनाओं में से यह भी एक भावना थी कि विद्यालय में क्या होना चाहिए, पारिवारिक माहौल होना चाहिए, पारिवारिक भावना होनी चाहिए। यानी कि जो केशवराव देशपांडे हैं इनकी अनेक भावनाएं थी, अनेक इच्छाएं थे, लेकिन उन अनेक भावनाओं में से एक भावना ये भी थी कि ये जो विद्यालय है इस विद्यालय में सबके बीच में पारिवारिक भावना होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। ठीक है, विद्यालय में क्या होनी चाहिए, पारिवारिक भावना होनी चाहिए। इसी क्रम में वहाँ काम करने वाले जितने भी शिक्षक थे उन सबके नाम रखे गए। ठीक है ना। इसी विचार से वहाँ सभी अध्यापकों के नाम रखे गए। उनमें से कालेलकर को क्या नाम मिला, काका। उसी समय जो कालेलकर हैं यहाँ नोट कर देते हैं, कालेलकर को तो नाम क्या मिला था, काका। ठीक है। दूसरे नंबर पर देखिए फड़के जो हैं, फड़के जो थे इनको क्या नाम मिला, मामा। क्या नाम मिला, मामा। और हरिहर शर्मा जो है अन्ना, क्या कहलाए थे वो, अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना, अन्ना कहलाए। और दूसरे जो अध्यापक थे उनके भी यथा योग्य नाम रखे गए थे। काका के साथी के रूप में आनंदानंद स्वामी और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन अप्पा आगे चलकर इस कुटुंब में क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। इस कुटुंब के उपयुक्त 5 सदस्य काका साहब के साथी के रूप में, यानी कि जो काका साहब हैं इनके साथी के रूप में कौन थे, आनंदानंद स्वामी।
ठीक है। और जो फड़के हैं, मामा के मित्र के नाते जो पटवर्धन है, इनका मित्र था पटवर्धन, ठीक है। आपा आगे चलकर कुटुंब में सम्मिलित हुए। तो ये कुल मिलाकर 5 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 और ये चौथे नंबर पर, ये 5वें नंबर पर। ये पांचों लोग जो हैं आगे चल करके इस कुटुंब में पांचों सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बन गए। यानी कि यहाँ ये पांचों लोग एक के बाद एक मेरे क्या बन गए, मित्र बन गए। कौन कह रहा है ये बात? गांधी जी कह रहा है कि इस परिवार के ये जो लोग थे, इस विद्यालय में ये परिवार के लोग थे सारे, इस विद्यालय में पांचों लोग काम करते थे। यहाँ गांधी जी शांति निकेतन में आए हैं और शांति निकेतन में आने के बाद में सबसे पहली मुलाकात किसके साथ हुई थी? काका साहब कालेलकर की हुई थी। कालेलकर को काका साहब क्यों कहते हैं, क्यों कहलाते? तो इसका घटनाक्रम बता दिया कि केशवराव देशपांडे जो गांधी जी के समकालीन थे, विलायत में उनके साथ अच्छा परिचय हो गया था। उन केशवराव देशपांडे का बड़ौदा राज्य के अंदर गंगनाथ नामक विद्यालय था, विद्यालय चलाते थे। और केशवराव देशपांडे की अनेक भावनाओं में से एक भावना यह भी थी कि उनके विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए। इसी क्रम में वहां काम करने वाले जितने भी अध्यापक थे, शिक्षक थे, उनका क्या रखा गया? नाम रखा गया। और इसी क्रम में जो कालेलकर साहब थे उनको काका नाम, फड़के को मामा, हरिहर शर्मा को अण्णा कहलाए। और जो कालेलकर का जो साथी था आनंदानंद, उसको स्वामी, और पटवर्धन आपा कहलाए। ये पांचों लोग जो हैं उस शांति निकेतन में गांधी जी के साथ में अच्छे संबंध इनके बन गए। इस बात की यहां पर चर्चा हो रही है। और देशपांडे जो हैं साहब के नाम से पुकारे जाने लगे। जो देशपांडे थे ये किस नाम से पुकारे जाते थे? साहब के नाम से पुकारे जाने लगे, साहब के नाम से जाने लगे। साहब का विद्यालय बंद होने पर वह कुटुंब बिखर गया। भाई विद्यालय बंद हो गया, कुटुंब बिखर गया। और इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक संबंध नहीं छोड़ा। लेकिन आध्यात्मिक संबंध नहीं छोड़ा, काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए। और इसी सिलसिले में वे इस समय शांति निकेतन में रहते हैं। भाई वो अलग अलग तरह से अनुभव, एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। और इसी क्रम में वो कहाँ आ गए थे? इस समय शांति निकेतन में आ गए थे। इसी मंडल के एक और सदस्य हैं चिंतामणि शास्त्री, भी वहां रहते थे। ये जो मंडल है इन्हीं का एक और व्यक्ति साथ में रहता था जिसका नाम है चिंतामणि शास्त्री। चिंतामणि शास्त्री ये भी यहाँ रहता था, ठीक है, वहाँ रहते थे। ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे। कौन दोनों? ये दोनों, यानी कि जो काका साहब हैं और चिंतामणि हैं, ये दोनों जो हैं वहाँ पर संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे। शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया, मेरा जो समूह था उसे अलग से ठहराया गया। यहाँ मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे। ये जो मगनलाल गांधी है ये गांधी जी के एक तरह से 5वें पुत्र माने जाते हैं, धर्मपुत्र जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ये मगनलाल गांधी जो है उस मंडल को संभाल रहे थे और फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते थे और कराते थे। यानी कि फिनिक्स आश्रम जो था एक दूसरा आश्रम है और वहां पर जो नियम कायदे सिद्धांत बनाए हुए थे लोगों के लिए, उन्हीं का पालन जो है मगनलाल गांधी उस शांति निकेतन आश्रम में भी करते थे और कराते थे। समझ में है ना? ये कहना चाह रहे हैं। मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग यानी कि परिश्रम के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। एंड्रेज तो यहाँ थे ही। यहाँ पर और व्यक्ति कौन थे? एक एंड्रेज तो थे ही, पियर्सन थे, जगदानंद बाबू थे, नेपाल बाबू थे, संतोष बाबू, क्षिति मोहन बाबू, नगेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू के साथ हमारा खासा संपर्क, अंडरलाइन कर लेना ही। अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों में घुल मिल गया। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं वहाँ जितने भी अध्यापक थे, विद्यार्थी थे, सबके साथ घुल मिल गया और स्व परिश्रम के विषय में चर्चा करने लगा। अपने परिश्रम के विषय में क्या करने लगा? चर्चा करने लगा। मैंने वहाँ शिक्षकों के सामने यह बात रखी। अब यहाँ से अंडरलाइन कर लेना। गांधी जी कहते हैं कि मैंने वहाँ जितने भी शिक्षक थे उन शिक्षकों के सामने यह बात रखी कि वैतनिक रसोइये के बदले शिक्षक और विद्यार्थी जो हैं अपनी रसोई स्वयं बना ले तो अच्छा होगा। यहाँ एक वेतन देकर
अगर अपना किसी से भोजन बनाए, इसकी अपेक्षा यहाँ जो काम करने वाले विद्यार्थी और शिक्षक हैं वो अपना अपना भोजन स्वयं बनाएं, ऐसा प्रस्ताव गांधी जी ने वहाँ रखा। ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोई घर पर शिक्षक समाज का क्या हो जाएगा, प्रभुत्व स्थापित होगा और जो विद्यार्थी हैं उनमें स्वावलंबन तथा स्वयं पाक का पदार्थ पाठ सीखेंगे। स्वयं पाक, स्वयं भोजन बनाने का जो गुण है वो क्या कर लेंगे, वो सीख जाएंगे। एक दो शिक्षकों ने सिर हिलाया। गांधी जी ने जब ये बात रखी तो एक दो ने हाँ भरी सिर हिलाया। कुछ लोगों को ये प्रयोग बहुत अच्छा लगा, नई चीज़ है, फिर ये कैसी भी क्यों ना हो बालकों को तो अच्छी ही लगती है। इस न्याय से यह चीज़ भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ। जब कवि श्री के सामने यह चीज़ रखी गई, कवि श्री कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। कवि श्री का मतलब यह है यहाँ पर कि कवि श्री यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के सामने ये बात रखी गई तो उन्होंने अपनी सहमति दे दी। यदि शिक्षक अनुकूल हो तो स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा और उन्होंने विद्यार्थियों से कहा इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है कि जब हम स्वावलंबी बन जाएंगे तो स्वावलंबी बनेंगे तो स्वयं परिश्रम करेंगे और इसी रास्ते से हमें स्वराज्य भी प्राप्त हो जाएगा। स्वराज्य की चाबी छिपी हुई है। तो यहाँ पर ये बात कर दी। पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया। उन्हें ये बहुत अच्छा लगा। एक मंडली जो है, यहाँ भी अंडरलाइन कर लेना कि क्या क्या काम बांटे गए। एक मंडली जो है साग काटने वालों की बनाई गई, दूसरी अनाज साफ करने वालों की बनाई गई, रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेन बाबू आदि जुट गए। उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा, लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे, इसलिए रोज चर्चाएं होती थी। कुछ लोग थक जाते थे, किंतु पियर्सन क्यों थकने लगे। वे हंसते चेहरे से रसोई घर के किसी न किसी काम में जुटे ही रहते थे। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का ही काम था। तो बड़े बड़े बर्तन कौन मांजता था, पियर्सन। कौन मांजता था, पियर्सन जो है वो बड़े बड़े बर्तनों को मांजने का काम करता था। बर्तन मांजने वाली जो टुकड़ी थी उसकी थकान उतारने के लिए विद्यार्थी वहाँ सितार बजाते थे। क्वेश्चन आएगा कि बर्तन मांजने वाली जो मंडली थी उसकी थकान उतारने के लिए क्या किया जाता था, तो उसे वहाँ विद्यार्थी जो है सितार बजाते थे। तो कुछ विद्यार्थी वहाँ क्या बजाते थे, सितार बजाते थे। सितार एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, सितार बजाते थे। विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया और समूचा जो शांति निकेतन है मधुमक्खियों की छत्ते की भांति जो है गूंजने लगा। तो इस तरह वहाँ जो शांति निकेतन है वहाँ पर गांधी जी ने स्वावलंबी, स्व परिश्रम, स्वराज्य की बात करी और शिक्षकों के सामने प्रस्ताव रखा। इस प्रकार के हेर फेर कर जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर रुक नहीं पाते। फिनिक्स का जो रसोई घर था वो स्वावलंबी बन गया था। यही नहीं बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी। मसालों का त्याग किया गया था, मसालों का त्याग किया गया था। अतएव भात, दाल, साग तथा गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे। ये अंडरलाइन कर लेना कि वहाँ पर क्या हुआ था, मसालों का त्याग किया गया था। अतएव भात, दाल, साग तथा गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे। बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का एक अलग रसोई घर शुरू किया गया था। उसमें एक दो अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हो गए थे। ऐसे ही प्रयोगों में से सर्वसाधारण रसोई घर को स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू किया जा सका था, पर आखिर कुछ कारणों से यह प्रयोग बंद हो गया। मेरा विश्वास यह है कि इस जगत विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उनके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। कहते हैं कि हम कुछ भी बात सीखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आती है। तो गांधी जी कहते हैं कि प्रयोग ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया, बीच में ही बंद हो गया, लेकिन वहाँ पर जो भी चीज़ें सीखी गई थी वह बिल्कुल बेकार नहीं गई होंगी, वो जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आई होंगी उनके। मेरे विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का और था, लेकिन विधाता मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर ले गया। मैं मुश्किल से वहाँ एक हफ्ता रहा होऊंगा। इतने में पूना से, ये अंडरलाइन कर लेना, इतने में पूना से गोखले के अवसान का, अवसान मतलब मृत्यु का,
अवतार मिला, शांति निकेतन जो है शोक में डूब गया, सब मेरे संवेदना के लिए आए, मंदिर में विशेष सभा की गई, यह गंभीर दृश्य अपूर्व था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ, पत्नी और मगनलाल गांधी को अपने साथ लिया, बाकी सब शांति निकेतन में रह गए। ठीक है, तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उनके मृत्यु का जब समाचार मिला तो वो शांति निकेतन छोड़कर वहाँ से चले गए, अपनी पत्नी और अपने पुत्र मगनलाल के साथ वहाँ से निकल पड़े। वर्धमान तक एंड्रयूज मेरे साथ आए, वर्धमान जो जगह है वहाँ तक एंड्रयूज मेरे साथ आए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, और अगर ऐसा हो तो कब तक आएगा, इसकी कोई कल्पना आपको है? गांधी जी से पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है भाई हिंदुस्तान में सत्याग्रह करने का अवसर आएगा? मैंने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है, अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोखले ने मुझे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन आएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से क्या प्रतिज्ञा करवाई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से क्या प्रतिज्ञा करवाई है कि अभी 1 वर्ष तक कुछ भी नहीं करना है। गोखले ने मुझे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है, लेकिन किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार ना तो बनाना है ना प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। बाद में भी मुझे किसी प्रश्न का कुछ कहने की जरूरत होगी तभी मैं कहूँगा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। इस तरह उन्होंने जवाब दे दिया। यहाँ यह कहना अप्रस्तुत न होगा कि हिंद स्वराज्य में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का मजाक क्यों उड़ाते थे कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे तो उस समय कहते थे कि आप 1 वर्ष तक हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके जो विचार है अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो यहाँ ये जो शांति निकेतन बिंदु हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर ज़्यादा कुछ बातें नहीं है, बस यही है कि विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनना चाहिए। ठीक है ना, स्व परिश्रमी बनना चाहिए। पता नहीं जीवन के कब किस मोड़ पर कौन सी बात हमें काम आ जाए, इसलिए मैं आपको हमेशा इस चीज़ के लिए कहता हूं कि आपको कभी भी अपने घर के अंदर काम करते समय संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि बहन और मम्मी घर की सफाई करे या कपड़े धोए, कभी कभी आपको भी ऐसा काम कर लेना चाहिए। लड़के जो हैं, पुरुष है, उसे भी ऐसा काम कर लेना चाहिए। कभी मन आया तो आज घर की सफाई मैं करूँगा मम्मी, ऐसा कहकर आपको सफाई में कूद जाना चाहिए। ठीक है, आज घर के अंदर मुझे कुछ खाना बनाना सिखाओ मम्मी, आज मैं बनाता हूँ कुछ नई डिश बनाता हूँ। लड़का हो या लड़की हो, हमें जिंदगी के अंदर स्वावलंबी बनना चाहिए बच्चों। जीवन में पता नहीं कब हमारे द्वारा किए गए ये जो काम है हमारी जिंदगी में काम आ जाते हैं। पता नहीं कब पढ़ाई के लिए हमें बाहर जाना पड़ जाएगा, कब हमें नौकरी के चक्कर में बाहर रहना पड़ जाएगा। इसलिए हमें सारे काम सीखने चाहिए, करने चाहिए, स्वावलंबी स्व आश्रित हमें बनना चाहिए। ये शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है, इस शीर्षक से मिलती है। अब इसका जो अंतिम है बच्चों, खादी का जन्म, इसे भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बातें आपको नोट कर लेनी है। बाकी 5वां शीर्षक मैं आपको समझा देता हूं। चलिए अब देखिए 5वें नंबर पर है खादी का जन्म। खादी का जन्म। अब ये जो खादी का जन्म जो शीर्षक है, इसके पीछे गांधी जी की अवधारणा थी कि जिस रास्ते से भुखमरी को मिटाया जा सकता है उसी रास्ते से स्वराज्य यानी कि स्वतंत्रता को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए गांधी जी जब 1915 में भारत आए थे, उन्होंने तब तक यहाँ कोई चरखा या करगा नहीं देखा था।
लेकिन जब वो साबरमती आश्रम में वहाँ रह रहे थे तो वहाँ पर चरखे और करगे को खोजा गया। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैं इसे समझाने की अपेक्षा पहले रीड कर रहा हूँ, और रीड करते हुए ही मैं आपको सब बातें समझाता हुआ चलूँगा ताकि समय बच जाएगा थोड़ा सा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर हम लोग और खुल के बात करेंगे। तो देखिए, खादी का जो जन्म है, इस शीर्षक को हम पढ़ रहे हैं, अपनी बुक निकाल लीजिए। मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करगा कहीं देखा होगा। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने 1908 तक चरखा या करगा नहीं देखा, फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य में यह माना था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है। यानी कि जिस रास्ते से हिंदुस्तान की भुखमरी मिट सकती है, उसी रास्ते से हिंदुस्तान में आज़ादी भी प्राप्त की जा सकती है। तो गांधी जी अपनी आत्मकथा जो सत्य के प्रयोग है, इसमें लिखते हैं कि मैंने 1908 तक चरखे या करगे को नहीं देखा था। ठीक है, और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी, उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सन 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आ गया था, तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। ये भी ध्यान रख लेना कि 1915 में जब मैं दक्षिण अफ्रीका से भारत में आ गया था, तब भी मैंने चरखे या करगे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करगा शुरू किया गया था। आश्रम खुला, साबरमती आश्रम खुला, और वहाँ पर करगा क्या होता है बच्चों, चरखा जो होता है उसी को एक करगा भी बोला जाता है। कर मतलब हाथ से चलता है वो, ठीक है ना, करगा या चरखा कुछ भी बोल दो, नाम वही है। तो करगा शुरू किया गया। करगा शुरू करने में मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब क्वेश्चन आएगा भाई, गांधी जी को करगा या चरखा शुरू करने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ करगा या चरखा जो है मिल जाना भी कठिन था, क्योंकि देखा ही नहीं था, फिर उसको चलाने वाला व्यक्ति भी चाहिए। इस तरह खोजबीन में काफ़ी समय लगा। तो देखिए, करगा शुरू करने में मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब अनजान थे, गांधी जी कह रहे हैं हम जितने भी लोग थे हम सब अनजान थे, इसलिए करगे के मिल जाने भर से करगा चल नहीं सकता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले थे या फिर व्यापार करने वाले लोग थे, हम में से कोई भी कारीगर नहीं था, इसलिए करगा प्राप्त करने के बाद भी बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, करगा मिल जाने पर भी बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। अब ये अंडरलाइन कर लो, करगा या चरखा गांधी जी को कहाँ से मिला, तो काठियावाड़ और पालनपुर से करगा मिला और एक सिखाने वाला भी मिला। ठीक है ना, गांधी जी को काठियावाड़ और पालनपुर से करगा मिला और वहीं से एक सिखाने वाला मिला। ठीक है, 1915 तक गांधी जी ने करगा या चरखा देखा ही नहीं। साबरमती जो आश्रम है वहाँ की घटना हो रही है। साबरमती आश्रम के अंदर वहाँ पर करगे को स्थापित किया गया, शुरू किया गया। पालनपुर काठियावाड़ से करगा मिला और वहीं से एक सिखाने वाला भी मिला। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया। जो वो सिखाने वाला व्यक्ति आया था उसने अपनी सब बातें नहीं बताई, पूरा हुनर नहीं सिखाया। लेकिन जो मगनलाल गांधी हैं वो शुरू हुए काम को जल्द छोड़ने वाले नहीं थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हुए। यानी कि जो मगनलाल गांधी थे उसने अपनी लगन और मेहनत से वो चरखा चलाना जो है सीख गए और उसके बाद आश्रम में नए नए लोगों को उन्होंने सिखाना आरंभ कर दिया। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि करगे को लेकर गांधी जी की क्या अवधारणा थी, करगा या चरखा जो है उसे लेकर गांधी जी की क्या अवधारणा थी। तो आपने बताना है कि करगा या चरखा को लेकर गांधी जी की यह अवधारणा थी कि जिस रास्ते से देश की भूखमरी मिटाई जा सकती है उसी रास्ते से देश में स्वराज्य भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए
गांधी जी ने 1915 तक करगा या चरखा को नहीं देखा था, लेकिन जब आश्रम स्थापित किया तो वहाँ करगा स्थापित हुआ। ठीक है, काठियावाड़ पालनपुर से करगा मिला और वहीं से एक सिखाने वाला व्यक्ति भी मिल गया। लेकिन जो सिखाने आया था व्यक्ति, उसने अपना पूरा हुनर नहीं सिखाया, लेकिन जो मगनलाल गांधी थे वो सीखने में या किसी भी काम को शुरू करके और उसको छोड़ने वाले नहीं थे। उसने अपनी मेहनत और लगन से वो चरखा चलाना क्या कर लिया, सीख लिया, और आश्रम में एक के बाद एक नए नए चरखा चलाने वाले लोगों को वो तैयार करते रहे। ये पैराग्राफ का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, आगे सुनिए। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे। अब देखिए यहीं से गांधी जी खादी का वो लेते हैं। हमें तो अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मील के जो कपड़े थे, जो मील से सिल कर आते थे कपड़े, उनको पहनना बंद कर दिया और ये निश्चय कर लिया कि वे हाथ करगे पर देसी मील के सूत का बना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के जो बुनकर थे, बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाइयों की, इसमें से वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते थे, इस सब की जानकारी हमें मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सके ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। देसी मील के सूत का हाथ से बुना हुआ जो कपड़ा था वो झट मिलता नहीं था, क्योंकि जो बुनकर थे वो सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे। क्योंकि हमारी मीलें, हमारी जो मील थी, फैक्ट्रियां थी एक तरह से, वो महीन सूत कातती नहीं थी, और आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही कातती हैं। बहुत महीन तो कात ही नहीं सकती थी। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की, लेकिन इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से ये गारंटी देनी पड़ी थी कि देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार भी किया। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया, और इस तरह हम कातने वाली उन मीलों के अवैतनिक एजेंट बन गए। बिना पेमेंट, बिना सैलरी के एजेंट बन गए, क्योंकि हम उनका क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कि मीलों का जो ध्येय है, लक्ष्य है, जो मील थी, जो उस समय फैक्ट्रियां थी, उनका जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो खुद काट कर खुद ही बुनना था। वे हाथ करगों की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती थी। यानी कि वे अपनी इच्छा से नहीं करते थे, बिना इच्छा कैसा करते थे। ये सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मीलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते हैं ऐसा हमें प्रतीत न हुआ, लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता था और न कहीं चरखे चलाने वाले मिलते थे। कुकड़ियाँ, अब ये कुकड़ी क्या होती है बच्चों? कुकड़ी जैसे होली होती है तो वो सफ़ेद धागा लेकर औरतें चारों तरफ से वो होली का के चारों तरफ फेरती हैं। वो कुकड़ी, सफ़ेद धागा जो होता है वो कुकड़ी के नाम से जाना जाता है। तो जो कुकड़ियाँ होती हैं, कुकड़ियाँ आदि भरने के चरखे तो हमारे पास में थे, पर उन पर काता जा सकता है इसका तो हमें ख्याल ही नहीं था। एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोज कर लाए थे। कालिदास वकील जो है एक बहन को खोज कर लाए। उन्होंने कहा ये बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ न लगा। दिन तो बीते जा रहे थे, मैं अधीर हो उठा था। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता हो मैं पूछताछ किया करता था, पर काटने का जो इजारा है, जो काम है, इजारा मतलब जो काम है वो तो स्त्री का ही था। इसलिए ओने कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी, क्योंकि एक स्त्री से बात करने के लिए एक स्त्री होनी चाहिए। तो सन 1917 में एक गुजराती मित्र, ये ध्यान रख लेना, सन 1917 ईस्वी में गांधी जी का एक गुजराती मित्र ने बड़ौद शिक्षा परिषद में घसीट ले गए। यानी कि
मित्र जो था वो गांधी जी को, ऐसे लिखना, गांधी जी को कहाँ ले गया? भड़ोच शिक्षा परिषद ले गया। वहाँ एक महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। ये जो भड़ोच शिक्षा परिषद है, यहाँ पर गांधी जी को एक ये विधवा थी, ठीक है, गंगाबाई, नाम क्या था इनका? गंगाबाई, ठीक है, विधवा थी, लेकिन ये बहुत साहसी थी। ये गुण था इनका, बहुत पराक्रमी थी, साहसी थी, पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी। देखो, साहसी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, ये गुण पूछेंगे आपसे। पढ़ी लिखी नहीं थी और क्या करती थी? ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतः जितनी शिक्षित बहनें होती हैं उनसे कहीं अधिक थी। ये समझदार थी, ठीक है ना, और हिम्मत वाली थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। ये अंडरलाइन कर लेना, छुआछूत को नहीं मानती थी वो, और बेधड़क दलितों से मिलती थी, उनकी सेवा करती थी। उनके पास पैसा भी था, पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनका शरीर सुदृढ़ था और चाहे जहां अकेली जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ। यानी कि गांधी जी का इनका परिचय कहाँ पर हुआ? गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ। अपना दुख मैंने इनके सामने रखा, और दमयंती, नल दमयंती की कहानी है। दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी, उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। ठीक है, गंगाबाई ने गांधी जी का बोझ हल्का कैसे कर दिया? कि चरखा कातने की जो समस्या थी, या चरखा कातने वाली स्त्रियों को ढूंढने की, खोजने की जो समस्या थी, तो गंगाबाई ने ये प्रतिज्ञा कर ली, ये दृढ़ निश्चय दिखाया कि मैं उन स्त्रियों को खोजकर आपके सामने लाऊंगी। तो इस तरह गांधी जी के बोझ क्या कर दिया? उसने हल्का कर दिया। तो इस तरह से यहाँ हम लोग ये पांचों शीर्षक जो है अच्छे से पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी यहाँ देखो, क्वेश्चन आंसर देखो, आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो, आसानी से। एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना कहाँ था भाई? जोहानिसबर्ग में था। शांति निकेतन में गांधी जी की पहली बार किन से मिले थे? काका साहब कालेलकर से। आहार नीति पुस्तक में किन के विचारों का वर्णन किया गया? आहार नीति, ठीक है ना, आहार नीति, हार्वर्ड विलियम, डॉक्टर हार्वर्ड विलियम। ठीक है, गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है? कि ये चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये भ्रम फैला रखा है। हिंद स्वराज्य पर गांधी जी के विचारों का मजाक उड़ाते हुए गोखले ने क्या कहा था? 1 वर्ष भारत में घूमकर देखेंगे तो आपकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी थकान उतारने के लिए क्या करती थी? कुछ विद्यार्थी सितार बजाते थे, उसके लिए क्या करते थे? सितार बजाते थे। बैल साहब ने गांधी जी के जीवन प्रवाह को किस तरह प्रभावित किया? कि जब गांधी जी ने बैल साहब की पुस्तक पढ़ी तो गांधी जी को एहसास हुआ कि कौन सा मुझे हर समय इंग्लैंड में रहना है, नाच नाच कर कोई व्यक्ति सभ्य कैसे बन सकता है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा, वायलिन बजाना तो मैं अपने देश में भी सीख लूंगा, मुझे तो अपने व्यवसाय और पेशे से संबंधित तैयारी करनी चाहिए। ठीक है ना, और इस तरह वो उन सभी चीज़ों से उभर कर और एक विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने लगे। ये प्रतिक्रिया आपको लिखनी है। दंड देने के औचित्य में गांधी जी को क्या शंका थी? दंड देने के औचित्य में गांधी जी को यह संदेह था कि दंड देने के समय उसमें क्रोध की भावना या दंड देने की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें दंड देते समय उसका जो दुख होता है वो दुख उसमें प्रदर्शित होना चाहिए, तभी वह दंड उचित माना जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। गोखले ने गांधी जी को क्या प्रतिज्ञा कराई? 1 वर्ष तक आपको भारत देश में घूमना है, किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट नहीं करने, ना बनाने हैं। ठीक है ना, ये वाली जो अंतिम लाइन आई थी अब बता देंगे। फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया कैसे? तो गांधी जी ने वहाँ विद्यार्थी और शिक्षकों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि यहाँ के जो शिक्षक और विद्यार्थी हैं
वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, किसी वैतनिक रसोइये से भोजन बनवाने की अपेक्षा स्वयं बनाएंगे। और वहाँ फिर अलग अलग तरह से मंडलियाँ बनाई गई, साग काटने के लिए अलग, सब्जी बनाने के लिए अलग, बर्तन मांजने के लिए अलग, इस तरह ये मंडलियाँ बनाई गई थी। और इस तरह वो फिनिक्स का जो रसोई घर है वो बिल्कुल स्वावलंबी बन गया था। गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए जो प्रयोग किए उन्हें अपने शब्दों में बता दोगे, ठीक है ना। आर्मी नेवी स्टोर से सूट सिलवाया था, ठीक है, दोनों जेबों से लटकने वाली सोने की चैन मंगवाई थी, वो सारी बातें पिछले वीडियो में बहुत ढंग से बताई हुई हैं, आप लोग वहाँ से करेंगे, मैं बताऊंगा नहीं। आत्मकथांश के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषता आप खुद बताएंगे। खादी का जन्म जो पाठ का अंश है इसे भी आप स्वयं करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, अच्छे से आपको इनका उत्तर देना है, लिखना है, ठीक है। उम्मीद है ये चैप्टर बहुत ढंग से शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह गई, कोई कमी रह गई है तो आप पर्सनली मैसेज करके, फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं अगली बार अगले चैप्टर को लेकर। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।